हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो 3 यूनिट हम लोग अभी तक कर चुके हैं। पहली यूनिट सॉलिड स्टेट, दूसरी यूनिट सॉल्यूशन और तीसरी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज मैं आपको 4th यूनिट स्टार्ट कराने जा रहा हूं और इसका नेम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होती है ये केमिकल काइनेटिक, ये अब हमने डिस्कस करना। देखो, काइनेटिक वर्ड जो है वो स्पीड से है, मोशन या स्पीड, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक का मतलब हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड, ठीक है ना। तो इस यूनिट में हमने केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करना है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें डिस्कस कराए रिएक्शन के रेट के बारे में। रेट का मतलब होता है स्पीड के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हैं। एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा रिएक्शन होती है। तो इन सब की स्टडी को हम लोग केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। समझ आ गया प्यारे बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें बताएगी रिएक्शन की स्पीड के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हैं और किस मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन हुई है। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड पर डिपेंड करते हुए हमारे पास 3 तरह की रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन किनको बोला गया, उन रिएक्शन को बोला गया जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगे, सेकंड्स या सेकंड से भी कम, कुछ केस में मिनट, इतना लगेगा टाइम, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब मिनट्स में, सेकंड्स में या सेकंड से भी कम में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएं उन्हें हम वेरी फास्ट रिएक्शन नाम देते हैं। आपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत एग्जांपल देखे हैं जो फटाफट हो जाती हैं। जैसे गर्म दूध लो, नींबू का रस डाल दो, फटाफट दूध फट जाएगा इमीडिएटली। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। नमक लो, पानी में डाल दो, साथ के साथ घुल जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो नमक का पानी में घुलना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बम है, आप दिवाली पे जलाते हो, उसको लगा करके देखना, तिल्ली बस फटाफट फट जाएगा। आप वो तिल्ली बाद में लगाते हो, भागते पहले उसको तिल्ली लगाते ही, ताकि वो फट ना जाए, क्योंकि आपको पता हो जल्दी से फटता है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जिन रिएक्शनों के होने में बहुत कम समय लगे, पलक झपकते ही हो जाए, उनको नाम दिया गया है वेरी फास्ट रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शन हमारे पास कौन सी हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है। वेरी स्लो रिएक्शन किनको बोला गया, जिनको कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लगे, बहुत सारे घंटे लग जाएं, बहुत सारे दिन लग जाएं, बहुत हफ्ते, बहुत महीने, बहुत साल, उन रिएक्शनों को नाम दिया जाता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल हमारे पास है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सेट होना। जब कभी लेंटर लगता है तो आपने ये देखा होगा कि लेंटर को उसके बाद कितने दिनों बाद खोलते हैं, कम से कम 8, 10, 12 दिनों के बाद उस लेंटर को खोला जाता है। लेंटर लगाते ही साथ के साथ क्यों नहीं खोल देते, क्योंकि सीमेंट का सेट होना, जमना एक स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन अर्थ। धरती के अंदर कोयले और पेट्रोलियम के बनने में लाखों साल लगते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हमारे पास होती हैं रिएक्शंस प्रोसीडिंग एट मेजरेबल स्पीड। मतलब वो रिएक्शन जो ना तो ज़्यादा फास्ट होती हैं ना ही ज़्यादा स्लो होती हैं, मतलब इतनी स्पीड से होती हैं कि उनकी स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं। वेरी फास्ट या वेरी स्लो की स्पीड को मेज़र करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन ऐसी हैं जो एवरेज स्पीड से आती हैं, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, इनकी स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का वाटर एंड ऑक्सीजन में टूटना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन।
ठीक है जी। तो हमने 3 तरह की रिएक्शन पढ़ ली, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड द रिएक्शन प्रोसीडिंग एट ए मेजरेबल स्पीड। अब हम बात करते हैं कि कारण क्या है, कोई रिएक्शन स्लो है, कोई रिएक्शन फास्ट है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा रहेगा रीजन फॉर डिफरेंस इन स्पीड। किसी भी रिएक्शन की स्पीड अलग अलग क्यों होती है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कि कोई रिएक्शन स्लो है, कोई रिएक्शन फास्ट है, कोई रिएक्शन मीडियम स्पीड से हो रही है। रीजन फॉर डिफरेंस इन स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड के अलग अलग होने के कारण क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है और प्रोडक्ट्स के बीच में बॉन्ड बनता है। रिएक्टेंट्स का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि जब हम रिएक्टेंट्स को एनर्जी देंगे तब उसका बॉन्ड टूटेगा और वो रिएक्शन करेगा। और जब प्रोडक्ट्स बनता है तो प्रोडक्ट्स के बनने में एनर्जी निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी आपको चाहिए कम, ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हुआ एंड दैट केस रिएक्शन आपकी हो जाएगी फास्ट। और अगर रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी आपकी ज़्यादा, यानी कि टाइम भी लगेगा, ऐसी रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस the bonds of reactants break up and new bonds of products are formed। जब भी रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। इफ bonds of reactants are weak, अगर तो रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड वीक है इट ब्रेक अप इजीली, ये आसानी से टूट जाएगा, एंड हेंस रिएक्शन इज फास्ट। तो इस केस में आपकी रिएक्शन फास्ट होएगी। और अगर बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर स्ट्रोंग, अगर रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है तो ये ब्रेक करेगा विद डिफिकल्टी एंड हेंस रिएक्शन इज स्लो। तो ये कारण है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स के बीच का बॉन्ड टूटता है, प्रोडक्ट्स के बीच में बॉन्ड बनता है। अगर तो रिएक्टेंट्स के बीच का बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग और उसको ब्रेक करने में एनर्जी लग रही है ज़्यादा, इट मीन्स आपकी रिएक्शन स्लो होएगी। और अगर रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड है वीक और उसको ब्रेक इजीली किया जा सकता है, तो इन दैट केस आपकी रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो आपकी रिएक्शन होती हैं वो आयनिक रिएक्शन होगी। आयनिक रिएक्शन का मतलब रिएक्शन बिटवीन आयंस, यानी कि HCl plus NaOH, it is an example of very fast reaction। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। इसका कारण ये है कि आयनिक कंपाउंड पानी में डालते ही टूट जाएंगे। आपने HCl को पानी में डाला, पानी में डालते ही H+ अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। NaOH को पानी में डाला, Na+ अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। यानी कि इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये पानी में डालते ऑलरेडी पानी में डालते ही आयंस में ब्रेकअप कर जाते हैं।
इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स easily dissociate into ions in solution and no energy is required for their breaking and hence these are very fast reaction। तो ये अभी हमने डिस्कस करा कि रीज़न क्या है हमारी रिएक्शन की स्पीड के अलग होने का। अब हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक एंड द टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारे पास है इसका नेम है रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बदलना ये रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो हम कैसे लिखेंगे रेट को? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होने लगती है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, या लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, तो इसको लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय टाइम। अगर प्रोडक्ट की टर्म में लिखोगे, रिएक्टेंट की टर्म में लिखोगे देन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद टाइम, और अगर नॉर्मली लिखोगे तो आप लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। तो ये अभी हमने डिस्कस करा क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी यूनिट मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन रेट की जो यूनिट होती है इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपके पास मिनट या आवर्स, टाइम कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने इसकी यूनिट लिखनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और लिखा करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास ये कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। इस रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, अगर N2 की टर्म में लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन है और ब्रैकेट का मतलब, ये डेल्टा का मतलब चेंज और ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन विद चेंज इन टाइम, और इसके आगे आपने माइनस का साइन लगाना है। रिएक्टेंट्स के आगे माइनस का साइन लगेगा, उसका मीनिंग अभी बताऊंगा क्या होता है। इसकी टर्म में लिखोगे तो -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, और NH3 की टर्म में लिखोगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा
डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T, ये सारे इक्वल हैं। N2 की टर्म में लिखोगे ये, H2 की टर्म में ये, अमोनिया की टर्म में ये, रिएक्टेंट्स के आगे माइनस का साइन, प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन। जो इनके कोफिशिएंट है वो 1 बाय करके लिखने हैं, 3 को 1/3 लिखना है, 2 को 1/2 लिखना है, ऐसे कोई भी कोफिशिएंट हो उसको 1 बाय करके लिखना है। तो ये सारे आपके रेट हैं और ये सारे इक्वल हैं। अब बात आई कि रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन क्यों लगाया, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन बिफोर रिएक्टेंट्स से पहले हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है ताकि आपका ओवरऑल रेट पॉजिटिव बन सके। मतलब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव साइन बिफोर रिएक्टेंट इज यूज्ड बिकॉज इट इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही है और ओवरऑल रेट को आप पॉजिटिव बनाओ, उसी के लिए आपने नेगेटिव साइन यूज किया है। मान लो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 10 मोल पर लीटर, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई है 6 मोल पर लीटर। कितने समय में हुई है? 2 सेकेंड्स के अंदर। तो आप इसका रेट क्या लिखेंगे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो ये आपका रेट जो है माइनस में आएगा, बट आपने ऑलरेडी एक माइनस का साइन यूज कर रखा है। वो इसीलिए यूज कर रखा है ताकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो नेगेटिव साइन बिफोर रिएक्टेंट इसलिए यूज किया कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होएगी इनिशियल के कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई फाइनल में से इनिशियल करेंगे आंसर माइनस में आएगा, उसे ओवरऑल प्लस में करने के लिए हमने नेगेटिव साइन इसके आगे यूज किया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है इसका नेम है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। अब रेट ऑफ रिएक्शन भी आगे दो तरह का हमारा होता है, एक को तो हम नाम देते हैं एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या है? इट इज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टोटल टाइम टेकन। ये तो आपका होता है एवरेज रेट, टोटल कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, टोटल कितने समय के अंदर, इसे हम लोग एवरेज रेट नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि आपने रिएक्शन शुरू करी थी, लास्ट में कंप्लीटली जब आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल गए, रिएक्टेंट बचा ही नहीं, टोटल जब तो उस स्टेज के ऊपर आपकी रिएक्शन का जो रेट आया दैट इज़ एवरेज रेट। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। मान लो आप लोग बाइक पे कहीं बाहर जाने के लिए निकलो, सपोज आप कैथल से अम्बाला जा रहे हैं, तो आप जब चले कैथल से आपके घर से तो आपकी बाइक की स्पीड 20 की होगी, थोड़ा सा और आगे चलेंगे आपकी बाइक की स्पीड 40 की होएगी, ऑन रोड आ जाएंगे तो आपके बाइक की स्पीड जो सी है वो 60 की हो जाएगी। बीच बीच में मान लो आप लोग पेवा पहुंच गए, पेवा पे क्या ट्रैफिक मिला आपको तो आपकी बाइक की स्पीड फिर कम करनी पड़ी आपको, ठीक है, 40 की स्पीड फिर करनी पड़ी। और ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, बीच में रुकना भी पड़ गया, स्पीड आपकी 0 होगी, 5 मिनट वेट भी करना पड़ गया, फिर आप लोग चल पड़े, ठीक है ना, फिर आपकी स्पीड खुले रोड पे जा करके फिर आपकी स्पीड 60 की होगी। तो मतलब कहीं आपकी स्पीड कम हो रही है, कहीं आपकी स्पीड ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे उस समय? टोटल हम देखेंगे, हमें अम्बाला पहुंचने में टोटल घंटे लगे 2 घंटे, ठीक है, टोटल टाइम हमारा 2 घंटे लगा, और टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया? 80 किलोमीटर। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या निकली? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि 80 किलोमीटर हम चले और 2 घंटे में चले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड बन गई। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है इसको समझने का। जिस समय आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है उस समय उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। बाइक के केस में तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते चले जाते हैं रिएक्शन की स्पीड वैसे वैसे कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, टोटल मान लो 10
ग्राम कोई रिएक्टेंट ले लिया और वो जब कंप्लीटली प्रोडक्ट में बदल गया, टोटल समय उसमें मान लो 15 मिनट लगी, तो टोटल आपका जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका टाइम आया वो आपका एवरेज रेट आ गया। तो इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टोटल टाइम टेकन। और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं डेल्टा का, ट्राइंगल का सिंबल यूज करते हैं एंड दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एवरेज रेट। मतलब मैंने आपको अभी समझाया भी था, दोबारा लिख रहा हूं, N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। इसका एवरेज रेट हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा N2 बाय डेल्टा T डेल्टा H2 बाय डेल्टा T +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। ये हमारा एवरेज रेट आया, ठीक है। एवरेज को डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्पेसिफिक टाइम। यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपको बताया गया है, उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ये टोटल की बात नहीं कर रहा है, टोटल में कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट बता दिया, अभी 5 सेकंड के बाद रिएक्शन की स्पीड क्या थी, 2 मिनट के बाद रिएक्शन की स्पीड क्या थी, 4 मिनट के बाद रिएक्शन की स्पीड क्या थी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। जैसे वही वाली बात दोबारा से, बाइक पे आप लोग गए, कभी आपकी स्पीड कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन ये था कि जिस समय आप लोग पेवा चौक पे थे उस समय आपकी स्पीड क्या थी, वो इंस्टेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम आपको दिया। जब आपकी स्पीड स्टार्ट करी, आपने जर्नी स्टार्ट करी, 5 मिनट बाद आपकी स्पीड क्या थी, 15 मिनट आपकी स्पीड क्या थी, जब आप पेवा पहुंच गए उस समय आपकी स्पीड क्या थी, जब इस्माइलाबाद पहुंच गए जब आपकी स्पीड क्या थी, वो आपका इंस्टेंटेनियस हो गया। पर्टिकुलर आपको टाइम इंटरवल दिया गया, आफ्टर 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जो भी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट के लिए आपने डेल्टा सिंबल यूज किया था, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए स्मॉल डी सिंबल यूज में लाया जाता है। मतलब मैं इसको लिखूंगा dN2/dt dH2/dt dNH3/dt। यहां पर आपने स्मॉल डी सिंबल यूज करना है। स्मॉल डी सिंबल का मतलब इट इज इंस्टेंटेनियस रेट। लिखना वैसे ही है सेम, बस सिंबल का फर्क है। डेल्टा लगाओगे मतलब वो एवरेज रेट के लिए यूज किया गया है, स्मॉल डी सिंबल लगाओगे तो मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए यूज किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें मेजर कैसे कर सकते हैं। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एवरेज रेट को कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एवरेज रेट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेजरमेंट ऑफ एवरेज रेट हम लोग कैसे करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है जी। इसके लिए आपने ग्राफ प्लॉट करना है। एवरेज रेट को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन में टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होती चली जाती है। वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अब मान लेते हैं क्या कि T1 टाइम के ऊपर, ये मैं एक कंडीशन लेता हूं, T1 इस समय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज x1 और एक टाइम इंटरवल लेता हूं T2, इसके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज x2। मतलब एवरेज रेट निकालने के लिए 2 टाइम इंटरवल कोई भी लेने पड़ेंगे, एक T1 एक T2। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन x1 हो गई है, T2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन जो आपकी है वो x2 हो गई है। अब
आपका एवरेज रेट कैसे निकलेगा? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल करनी है। टोटल चेंज इन टाइम t2 माइनस t1 हो गया। तो x2 माइनस x1 को हम लोगों ने लिखा डेल्टा x, t2 माइनस t1 को हमने लिखा डेल्टा t। ये आपका डेल्टा t आ गया, इतना t2 माइनस t1 का गैप, और ये जो इतना है ये आपका डेल्टा x आ गया। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एवरेज रेट। एवरेज रेट निकालने के लिए ग्राफ लेना है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और ये इस तरह से ग्राफ हमारे पास आएगा। तो दो टाइम इंटरवल पे हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नोट करनी है। t1 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन x1 है, t2 टाइम पे कंसंट्रेशन x2 है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया? x2 माइनस x1। चेंज इन टाइम क्या हो गया? t2 माइनस t1। ये माइनस का साइन लगाया रिएक्टेंट से पहले हम लगाते ही हैं टू कन्वर्ट द ओवरऑल रेट पॉजिटिव। तो ये तरीका था एवरेज रेट को निकालने का। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टैन्टेनियस रेट को कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इंस्टैन्टेनियस रेट। अभी हमने सीखा था एवरेज रेट को निकालना, अब हम सीखेंगे इंस्टैन्टेनियस रेट को निकालना। वही कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और वही टाइम, और यही आपके पास ग्राफ। इंस्टैन्टेनियस रेट निकालने के लिए आपको दो अलग अलग टाइम नहीं लेने, सिर्फ कोई एक टाइम लेना है। सपोज ये वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर हम लोग हमारा इंस्टैन्टेनियस रेट निकालना चाहते हैं, ये टाइम टी है। क्लियर? अब इस टाइम पे एवरेज इंस्टैन्टेनियस रेट निकालने के लिए हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमारे इस ग्राफ को किसी पॉइंट पर काटेगी, P पॉइंट मान लो हमने ले लिया। तो इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ये टेंजेंट क्या करेगा? ये टेंजेंट हमारी दोनों एक्सिस को काटेगा। इसको पॉइंट ए पर काटेगा, इसको पॉइंट बी पर काटेगा। ये ओरिजिन है, ओ ले लेते हैं। तो अब आपका जो इंस्टैन्टेनियस रेट आया वो कितना आया? चेंज इन कंसंट्रेशन OB बाय चेंज इन टाइम OA, माइनस का साइन बिफोर रिएक्टेंट आपने लगाना ही है। ये आपने इतना कितना ले लिया? ये आपने इतना जो ले लिया, इसको ले लिया dx, और ये जो इतना है इसको आपने क्या कंसीडर कर लिया? dt। तो आपका आ गया माइनस dx ओवर dt। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इंस्टैन्टेनियस रेट। टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर, जो भी आपने रेट निकालना है उस इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ किया, जो एक्सिस ए और बी पॉइंट के ऊपर इसको काटा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम यानी कि dx बाय dt, ये आपके पास आ गया है इंस्टैन्टेनियस रेट। तो हमने दोनों को सीखा, एवरेज रेट और इंस्टैन्टेनियस रेट को निकालना। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। The name of the topic is factors affecting rate of reaction। किसी भी रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाला है, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंस। फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि भी आपका रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है,
इसमें एग्जांपल दिया गया है 2NO प्लस O2 दैट गिव्स 2NO2। आपकी ये रिएक्शन फास्ट है, 2CO प्लस O2 दैट गिव्स 2SCO, दैट दिस रिएक्शन इज स्लो, 2CO2। मतलब दोनों रिएक्शन को आप देख सकते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ भी, लेकिन NO तो ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंपैरेटिवली थोड़ा धीमी गति से रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के नेचर पर कि वो तेज़ी से रिएक्शन कर रहे हैं दोनों रिएक्टेंट आपस में या धीरे से रिएक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो उनसा हमारे पास आया है, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये अभी मैंने आपको बताया ही था कि जिस समय आपकी रिएक्टेंट होती है, वो रिएक्शन होती है, वो फास्ट होती है, धीरे धीरे स्लो होती चली जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो मतलब क्या निकला, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। या आप कह सकते हो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होएगी उतनी ही रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा होएगी। तो ये दूसरा फैक्टर हमारे पास हो गया। ठीक है, तीसरा फैक्टर हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी रिएक्शन की स्पीड जो है वो डबल हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। नेक्स्ट फैक्टर जो सा हमारे पास है दैट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बदल देता है। तो अगर कैटालिस्ट डालेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट, दो तरह कैटालिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, नेगेटिव कैटालिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को घटाए। तो हमने अगर रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है तो कोई पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करेंगे, वो रिएक्शन की स्पीड को जो है बढ़ा देगा। ये चौथा फैक्टर था। पांचवा फैक्टर जो सा हमारे पास है दैट इज सरफेस एरिया। फिफ्थ फैक्टर इट इज सरफेस एरिया। फिफ्थ फैक्टर इज सरफेस एरिया। देखो, रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें। उनकी इंटरेक्शन फास्ट कब होएगी, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो मोर इज द सरफेस एरिया, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप चाय ले रहे हो, एक तो कप में चाय है, एक आपने वही चाय प्याली में डाल ली, कटोरी में डाल ली, डोंगे में डाल ली। घर पे करते होंगे आप ये काम। तो ऐसा आप क्यों करते हो, ताकि आपकी चाय जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो आपकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। एंड लास्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी हैं जिनको होने के लिए लाइट की भी जरूरत होती है, और ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। लाइट के बिना ये रिएक्शनें होंगी नहीं, मतलब इन रिएक्शंस के लिए लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वी नो इट वेरी वेल। तो दैट इज व्हाई लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। So these are the 6 factors which affect the rate of reaction जो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।